नमस्कार दोस्तों, एड्यू सचिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सचिन और आज हम इतिहास के एक ऐसे जबरदस्त महासंग्राम की कहानी में उतरने वाले हैं जहां भारत की तीन तीन सबसे बड़ी ताकतें एक शहर पर कब्जे के लिए एक दो साल नहीं बल्कि पूरे 200 सालों तक आपस में लड़ती रहीं। जरा सोचिए तो, एक ऐसा युद्ध जो पीढ़ियों तक चला, जिसमें लाखों सैनिक लड़े और ये सब कुछ हुआ सिर्फ एक शहर के लिए। जी हां, ये कहानी है सत्ता की, रणनीति की और एक ऐसे बेशकीमती पुरस्कार की जिसे इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल तो यही उठता है ना, कि भाई एक शहर में आखिर ऐसा क्या था, क्या खास बात थी उसमें कि तीन तीन महान साम्राज्य, पश्चिम से गुर्जर प्रतिहार, पूर्व से पाल और दक्षिण से राष्ट्रकूट, अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंकने और सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो गए। आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इसी एक सवाल के आसपास घूमेगी और हम मिलकर इसके हर पहलू का जवाब ढूंढेंगे। और दोस्तों, वो बेशकीमती पुरस्कार था कन्नौज शहर। उस समय इसे कान्य कुब्ज भी कहा जाता था। अब देखिए, कन्नौज सिर्फ एक शहर नहीं था, ये मान लीजिए कि वो उस दौर का आज का दिल्ली या मुंबई था। इसकी असली ताकत थी इसकी लोकेशन। ये गंगा के सबसे उपजाऊ, सबसे अमीर मैदानों के ठीक बीच में था। अब इसका मतलब सीधा सा था, जिसके पास कन्नौज, उसके पास खेती से आने वाला बेहिसाब पैसा, और उस पैसे से खड़ी की जा सकती थी एक विशाल सेना। इतना ही नहीं, उत्तर भारत के जितने भी बड़े व्यापारिक रास्ते थे वो सब यहीं से गुजरते थे। तो कन्नौज पर कंट्रोल का मतलब था पूरे उत्तर भारत की इकोनॉमी पर कंट्रोल। और इस खजाने पर नजर थी तीन महाशक्तियों की। उत्तर पश्चिम में गुर्जर प्रतिहार, पूर्व में पाल और दक्कन यानी दक्षिण के पठार से राष्ट्रकूट। तो इस पूरी दिलचस्प कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम कन्नौज के महत्व को समझेंगे, फिर एक एक करके तीनों ताकतों यानी प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट की कहानी और उनकी ताकत को जानेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि इस 200 साल लंबी लड़ाई का नतीजा क्या निकला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है गुर्जर प्रतिहार। इन्हें उत्तर भारत का संरक्षक या कहें तो गार्डियन भी कहा जाता था। और ये नाम उन्हें क्यों मिला, इसका राज उनकी कहानी में ही छिपा है। इस शक्तिशाली वंश की नींव रखी थी नागभट्ट प्रथम ने। अब सोचिए, उनका समय वो था जब पश्चिम से खलीफा की अरब सेनाएं सिंध पर कब्जा करने के बाद भारत के अंदरूनी हिस्सों में घुसने की फिराक में थीं। तब नागभट्ट एक दीवार की तरह खड़े हो गए। उन्होंने न सिर्फ इन हमलों को रोका, बल्कि उन्हें इतनी बुरी तरह से हराया कि अगले कई 100 सालों तक विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत की तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं की। इसी एक जबरदस्त जीत ने प्रतिहारों को गुजरात, राजपूताना और मालवा में एक बड़ी शक्ति बना दिया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। जैसे ही वो उत्तर में मजबूत हुए, दक्षिण से राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने उन्हें चैलेंज किया और हरा दिया। और बस यहीं से उस ऐतिहासिक त्रिपक्षीय संघर्ष की असली शुरुआत हो गई। प्रतिहारों की ताकत अपने पीक पर, मतलब शिखर पर पहुंची राजा मिहिर भोज के समय में। वो एक कमाल के योद्धा तो थे ही, साथ ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त भी थे। उन्होंने आदि वराह की उपाधि भी ली थी, जो उनके सिक्कों पर भी मिलती है। साल था 836 एडी, जब उन्होंने वो सपना पूरा किया जो हर प्रतिहार राजा देखता था। उन्होंने कन्नौज पर पक्के तौर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बना लिया। अब उनकी सेना की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उस दौर के अरब यात्री, जो टेक्निकली तो उनके दुश्मन थे, वो भी अपनी किताबों में लिखते हैं कि प्रतिहार राजा के पास पूरे भारत की सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन घुड़सवार सेना थी। सोचिए, दुश्मन से ऐसी तारीफ मिलना, ये उस दौर का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट था। मिहिर भोज के बाद उनके वंशज महेंद्रपाल के राज में कला और साहित्य भी खूब फले फूले। उनके दरबार में राजशेखर जैसे महान कवि थे, जिनकी लिखी चीजें आज भी पढ़ी जाती हैं। लेकिन एक तरफ जहां साहित्य का विकास हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ 200 सालों से चल रहे उस महायुद्ध का असर अब साफ दिखने लगा था। राष्ट्रकूटों के लगातार हमलों ने साम्राज्य को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया था। और फिर जब बाद में महमूद गजनवी ने हमला किया, तो कमजोर हो चुके प्रतिहार राजा उसका सामना नहीं कर पाए। धीरे धीरे उनकी शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई और आखिरकार कन्नौज पर गहड़ वालों ने कब्जा कर लिया। और इस तरह प्रतिहार वंश इतिहास का एक पन्ना बनकर रह गया। चलिए अब चलते हैं पूरब की ओर
और मिलते हैं इस संघर्ष के दूसरे बड़े खिलाड़ी से। हमारा अगला अध्याय है पाल वंश, जो पूर्वी भारत के संरक्षक थे और अपनी कल्चरल हेरिटेज यानी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाने जाते थे। पाल वंश की शुरुआत की कहानी सच कहूं तो भारत के इतिहास में बहुत ही अनोखी है। हुआ ये कि बंगाल में राजा शशांक की मौत के बाद मत्स्य न्याय का माहौल बन गया था। इसका मतलब है मछली का न्याय, यानी जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, वैसे ही हर तरफ अराजकता थी, कोई कानून नहीं था। तब वहां के सरदारों और आम लोगों ने मिलकर इस गड़बड़ी को खत्म करने के लिए गोपाल नाम के काबिल सेनापति को अपना राजा चुना। सोचिए, ये एक तरह का चुनाव था। गोपाल ने बंगाल में शांति वापस लाई और पाल वंश की नींव रखी। वो बौद्ध धर्म को मानते थे और उन्होंने ओदंतपुरी, जो आज का बिहार शरीफ है, वहां एक मशहूर बौद्ध मठ भी बनवाया। पाल वंश का असली विस्तार हुआ गोपाल के बेटे धर्मपाल के समय में। उन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में जोर शोर से हिस्सा लिया और कुछ समय के लिए कन्नौज पर कब्जा भी कर लिया। लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान जंग के मैदान में नहीं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में था। उन्होंने भागलपुर के पास विश्व प्रसिद्ध विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की। ये उस जमाने की एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी थी, जहां नालंदा की तरह ही पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स पढ़ने आते थे। उनके बाद देवपाल ने भी साम्राज्य को और मजबूत किया। उस समय के अरब व्यापारी सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रोहिमी कहा है, जिसका मतलब धर्म होता है। ये उनकी ताकत और उनके न्याय को दिखाता है। अच्छा, अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे ताकतवर दावेदार की, एक ऐसी शक्ति जो दक्षिण से उठी और जिसने उत्तर भारत की पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया। हमारा तीसरा अध्याय राष्ट्रकूट, दक्षिण से आई एक जबरदस्त शक्ति। इस राजवंश की स्थापना की थी दंती दुर्ग ने, जिन्होंने दक्कन की एक और बड़ी शक्ति चालुक्यों को हराया था। लेकिन उनकी विरासत सिर्फ लड़ाइयों तक नहीं थी। दंते दुर्ग के बाद राजा बने कृष्ण प्रथम और उन्होंने आर्किटेक्चर का एक ऐसा अजूबा बनवाया जो आज भी दुनिया को हैरान कर देता है, एलोरा का कैलाश मंदिर। जरा सोचिए, ये मंदिर ईंट पत्थर जोड़कर नहीं बना है। इसे एक ही विशाल पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर, मतलब काट कर बनाया गया है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये राष्ट्रकूटों की शक्ति, उनके पैसे और उनकी कलात्मक सोच का एक अमर सबूत है। मिलिट्री पावर की बात करें तो त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूटों का कोई मुकाबला नहीं था। ध्रुव और उनके बेटे गोविंद तृतीय जैसे राजाओं ने अपने घर यानी दक्षिण भारत से हजारों किलोमीटर दूर उत्तर भारत तक सफल मिलिट्री कैंपेन चलाए। ये उस जमाने में कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ध्रुव में तो गंगा यमुना के मैदान में पाल राजा धर्मपाल और प्रतिहार राजा वत्सराज दोनों को एक ही अभियान में हरा दिया था। उन्होंने ये साफ कर दिया था कि राष्ट्रकूट सिर्फ दक्कन के राजा नहीं है, वो एक पैन इंडियन यानी पूरे भारत की शक्ति थे। और गोविंद तृतीय के समय तो राष्ट्रकूट साम्राज्य अपनी बुलंदी पर था। उनका असर दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में कन्नौज तक था और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक। उनकी लगातार जीतों की वजह से इतिहासकार उनकी तुलना सिकंदर महान और अर्जुन जैसे विजेताओं से करते हैं। हालत ये थी कि दक्षिण के बड़े बड़े साम्राज्य जैसे चोल, पांड्य और चेर भी उन्हें टैक्स भेजते थे। ये गोविंद तृतीय की सुप्रीम पावर को दिखाता है। इतने सालों की लगातार लड़ाइयों के बाद अमोघ वर्ष प्रथम के राज में एक बड़ा बदलाव आया। उन्होंने शायद ये महसूस किया कि असली विरासत सिर्फ युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि संस्कृति और ज्ञान को बढ़ाने में है। उन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेत को कला और साहित्य का एक महान सेंटर बना दिया। वो खुद भी एक बड़े विद्वान थे और उन्होंने कन्नड़ भाषा का पहला काव्य ग्रंथ कवि राजमार्ग लिखा। अपने शांतिप्रिय स्वभाव और कला धर्म को बढ़ावा देने की वजह से ही उन्हें दक्षिण का अशोक भी कहा जाता है। राष्ट्रकूटों की शक्ति का आखिरी शानदार प्रदर्शन हमें कृष्ण तृतीय के समय में देखने को मिलता है। वो एक महान योद्धा थे। उन्होंने दक्षिण में चोल साम्राज्य को तक्कोलम की मशहूर लड़ाई में हराया और रामेश्वरम तक अपना झंडा फहराया। लेकिन इस आखिरी चमक के बाद एक बहुत ही नाटकीय अंत हुआ। कृष्ण तृतीय की मौत के बाद साम्राज्य कमजोर पड़ गया और साल 972 एडी में उनके दुश्मनों ने उनकी शानदार राजधानी मान्यखेट पर हमला किया और उसे जलाकर राख कर दिया। और उसी आग की लपटों में इस महान राजवंश का भी अंत हो गया। तो 2 सदियों तक चले इस भयानक संघर्ष, इतनी लड़ाइयों और इतनी कुर्बानियों के बाद हम आखिरकार उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं।
इस महासंग्राम में जीता कौन? और इसका जवाब बड़ा ही दिलचस्प है। जवाब किसी एक की जीत में नहीं, बल्कि सबकी हार में छुपा है। सच्चाई ये है कि इस लड़ाई में असल में कोई नहीं जीता। 200 साल के लगातार युद्ध ने इन तीनों महान साम्राज्यों की आर्थिक और सैन्य दोनों तरह से कमर तोड़ दी। उनके खजाने खाली हो गए, उनकी बेहतरीन सेनाएं मारी गईं। इस आपसी लड़ाई ने उत्तर भारत में एक पावर वैक्यूम यानी शक्ति का एक खालीपन पैदा कर दिया। इसको ऐसे समझिए कि जब जंगल के 3 बड़े शेर आपस में लड़कर बुरी तरह थक गए, तो छोटे छोटे जानवरों को अपना इलाका बनाने का मौका मिल गया। ठीक वैसे ही इन साम्राज्यों की कमजोरी ने महमूद गजनवी जैसे विदेशी हमलावरों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए, और साथ ही चौहान, परमार और गहड़वाल जैसे स्थानीय राजपूत राजवंशों के उभरने का रास्ता भी साफ कर दिया। तो चलिए, जाने से पहले इस पूरे अध्याय को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ताकि मेन पॉइंट्स याद रहें। सबसे पहले गुज्जर प्रतिहार, ये गुजरात और राजपूताना से थे और अपनी मिलिट्री पावर और सबसे जरूरी अरबों को रोकने के लिए जाने गए। दूसरे पाल वंश, ये बंगाल से थे, बौद्ध धर्म के बड़े संरक्षक थे और इन्होंने विक्रमशिला जैसी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज बनाई। और तीसरे राष्ट्रकूट, ये दक्कन से थे, अपनी जबरदस्त सैन्य जीतों और एलोरा के कैलाश मंदिर जैसे कमाल के आर्किटेक्चर के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। तो कुल मिलाकर त्रिपक्षीय संघर्ष एक ऐसी कहानी थी जिसमें कोई असली विनर था ही नहीं, बस 3 थके हारे साम्राज्य थे। लेकिन इसने उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा खालीपन जरूर छोड़ दिया, और इतिहास हमें एक बात सिखाता है कि शक्ति का ये खालीपन कभी ज्यादा देर तक खाली नहीं रहता। तो अब सवाल ये उठता है कि इस खालीपन को भरने के लिए आगे कौन आएगा, कौन सी नई ताकतें उभरेंगी, और वो भारत के भविष्य को कैसे एक नया आकार देंगी। खैर, इसका जवाब हम इतिहास के अगले पन्नों में खोजेंगे। ऐसे ही और दिलचस्प विश्लेषणों के लिए एजू सचिन से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।